सोचिए, एक बच्चा बिहार के किसी गांव में पैदा होता है, गरीब घर, उसके नाम पर रिजर्वेशन है, उसके अपलिफ्टमेंट के नाम पर 75 साल से देश में पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन क्लास 5 तक पहुंचने के बाद भी शायद वो क्लास 2 की किताब ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, बेसिक मैथ में स्ट्रगल कर रहा है। उसके पेरेंट्स के पास प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग के पैसे नहीं है। वो बड़ा होता है, क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन, और फिर एक दिन गवर्नमेंट उसके सामने एक फॉर्म रखती है, तुम्हारे लिए सीट रिजर्व्ड है। लेकिन सवाल है, जब सीट तक पहुंचने की बारी आई तब तक वो रेस में कितना पीछे छूट चुका था। अब उसी रिजर्व्ड कैटेगरी के एक दूसरे बच्चे को देखिए, उसके फादर या मदर की जनरेशन को पहले अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, स्टेबल जॉब, स्टेबल इनकम, बेटर स्कूल, इंटरनेट, बुक, कोचिंग, बेटर प्रिपरेशन। और ये गलत नहीं है, यही रिजर्वेशन की सक्सेस है। एक फैमिली अपलिफ्ट हुई, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जो फैमिली आज भी वहीं की वहीं है, उसका क्या? दोनों के पास रिजर्वेशन है, लेकिन क्या दोनों के पास अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने की सेम कैपेबिलिटी है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए पिछला बच्चा सब डिफिकल्टीज क्रॉस कर लेता है, खुद पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है और रेलवे एनटीपीसी जैसे रिक्रूटमेंट एग्जाम में पहुंचता है। वहां उसके सामने नंबर है 1,26,00,000 से ज्यादा एप्लीकेशन और वैकेंसीज लगभग 35,000। अब बताइए, रिजर्वेशन 10% हो, 20% हो, 50% हो या 100% हो, या एलोकेशन एकदम परफेक्ट हो जाए, 35,000 नौकरियां 1,26,00,000 लोगों को कैसे अपलिफ्ट करेंगी? और शायद यही हम 75 साल से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं सीट किसको मिलेगी, लेकिन उतनी ही जोर से ये नहीं पूछ रहे हैं अच्छी एजुकेशन किसको मिली, कम्पीट करने की कैपेबिलिटी किसको मिली और नौकरियां क्रिएट कितनी हुई। रिजर्वेशन के डिबेट में एक तरफ हिस्ट्री है, अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन, दूसरी तरफ रिजर्वेशन का रियल सक्सेस है, लाखों फैमिली जो इस सिस्टम से आगे बढ़ी, लेकिन तीसरी तरफ वो लोग हैं जिनके नाम पर रिजर्वेशन आज भी है लेकिन अपलिफ्टमेंट आज भी नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं लोगों के बारे में है। हम देखेंगे रिजर्वेशन बना क्यों, उसने क्या बदला, बेनिफिट कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रही है, क्रीमी लेयर क्यों आई, एक रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी कोई पीछे कैसे रह गया, एलिमेंट्री एजुकेशन का इस पूरी स्टोरी में क्या रोल है, और सबसे आखिर में अगर करोड़ लोग कुछ हजार गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे खड़े हैं तो क्या हम अपलिफ्टमेंट का गलत मॉडल फॉलो कर रहे हैं? ये रिजर्वेशन के फेवर की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट की डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है, ये रिजर्वेशन की रियलिटी की डॉक्यूमेंट्री है। और एंड तक सवाल रिजर्वेशन से कहीं बड़ा हो जाएगा। क्या इंडिया लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी रिजर्व कर रहा है या उन्हें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लायक भी बना रहा है? अब सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, रिजर्वेशन बना क्यों था? क्या रिजर्वेशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुछ लोग गरीब थे? सिर्फ इसलिए नहीं, इसकी कहानी कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुरानी है। सन 1882 में ज्योतिराव फुले ने हंटर कमीशन के सामने बैकवर्ड कम्युनिटीज की एजुकेशन और रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाया। फिर सन 1902 कोल्हापुर, छत्रपति साहू महाराज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लगभग 48 साल पहले ही कोल्हापुर में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब रिजर्वेशन 1950 में अचानक इन्वेंट नहीं हुआ था, इसके पीछे डिकेड्स की सोशल स्ट्रगल्स था। फिर आता है सन 1932, ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनल अवार्ड लेकर आती है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रपोजल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली पावर से बाहर रही है उनके अपनी पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए। महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट थे, गांधी फास्ट पर चले गए, निगोशिएशन हुई और हुआ पूना पैक्ट। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर रिजर्व्ड रिप्रेजेंटेशन का अरेंजमेंट बना। यहाँ एक वर्ड बार बार आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन, इस वर्ड को याद रखिए। फिर सन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। आर्टिकल 15 और 16 के फ्रेमवर्क में हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए स्पेशल प्रोविजन और रिप्रेजेंटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस बना। सिंपल लैंग्वेज में रिजर्वेशन का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये नहीं था कौन गरीब है, क्वेश्चन था कौन हिस्टोरिकली एक्सक्लूड हुआ है और स्टेट के इंस्टीट्यूशन में उसका रिप्रेजेंटेशन कितना है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम रिजर्वेशन से एक एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं, गरीबी से अपलिफ्टमेंट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और पॉवर्टी इलिमिनेशन सेम प्रॉब्लम नहीं है। सन 1951 में चंपकम दोराई राजन केस आए, उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर डिकेड्स में नए जजमेंट, नए अमेंडमेंट, नए कमीशन। मतलब रिजर्वेशन का सिस्टम कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा, लेकिन किसी पॉलिसी को उसकी नियत से नहीं उसके रिजल्ट से भी जज करना चाहिए। तो रिजल्ट क्या रहा?
हाँ, रिजर्वेशन ने रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में ओबीसी रिप्रेजेंटेशन 2012 के अराउंड 16.55% से बढ़ करके 2016 में अराउंड 21.57% हुई। एससी और एसटी रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंची। मतलब जो लोग कहते हैं रिजर्वेशन से कुछ हुआ ही नहीं, वो पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। रिजर्वेशन ने दरवाजे खोले। सोचिए, एक फैमिली, दादा डेली वेज लेबर का काम करते थे, फादर को अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिला, गवर्नमेंट जॉब मिली, हर महीने फिक्स्ड सैलरी घर आई, पहली बार बैंक बैलेंस बना, पहली बार बच्चों को स्कूल्स के ऑप्शन बढ़े, पहली बार फैमिली को लगा हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेटर लाइफ जी सकती है। यही रिजर्वेशन की सक्सेस भी। इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन अब इसी सक्सेस के अंदर एक नया क्वेश्चन भी निकलता है। अगर एक फैमिली अपलिफ्ट हो गई और उसी रिजर्व्ड कैटेगरी की दूसरी फैमिली आज भी पॉवर्टी में है, यानी गरीबी में है, तो क्या दोनों की प्रेजेंट कंडीशन आज भी सेम है? यहीं से स्टोरी चेंज होती है। सन 1980 मंडल कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है। बैकवर्ड क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन और कंडीशन को लेकर रिकमेंडेशंस आती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तुरंत नहीं होता। लगभग 10 साल बाद सन 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट मंडल रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने का अनाउंसमेंट करती है। देश में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, सेल्फ इमोलेशन अटेम्प्ट तक हुए। रिजर्वेशन अब कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का टॉपिक नहीं रहा, ये इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स का सेंटर में आ गया। फिर सन 1992 सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस में एक टर्म इंपॉर्टेंट हो गई, क्रीमी लेयर का। इसको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हम लोग नहीं समझेंगे, इसे बेसिक लॉजिक से समझिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर कुछ सेक्शंस कॉम्पैरेटिवली एडवांस हो चुके थे। कोर्ट ने कहा एडवांस सेक्शन को आइडेंटिफाई करके रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड करना होगा। अब एक सेकंड रुक कर सोचिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि बड़े पैमाने पे कैटेगरी के अंदर भी सबकी प्रेजेंट रियलिटी सेम नहीं है। कोई आज भी डेली वेज हाउस होल्ड में काम करता है, तो किसी के पेरेंट्स सैलरीड हैं, तो किसी के घर में पहली जनरेशन स्कूल जा रही है, तो किसी के घर में सेकंड जनरेशन ग्रेजुएट्स हो रहे हैं। कैटेगरी सेम हो सकती है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना जरूरी नहीं। और इसी प्रॉब्लम का एक फॉर्म बाद में सामने आया। तमिलनाडु शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट कोई एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे सब कास्ट और कम्युनिटीज आते हैं। इसी कैटेगरी में एक कम्युनिटीज आता है अरुणथियार कम्युनिटी। इसको लेकर के एविडेंस सामने आया कि ब्रॉडर एससी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स कैटेगरी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे। डिबेट इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सन 2024 में 7 जज का बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को एससी एसटी कैटेगरीज के अंदर सब क्लासिफिकेशंस की परमिशन दी। सिंपल लैंग्वेज में, अगर ब्रॉड कैटेगरी के अंदर कुछ कम्युनिटीज दूसरे से कंसिडरेबली ज्यादा डिप्राइव्ड है, तो स्टेट उन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब ये जजमेंट सपोर्ट करना है या अपोज, वो डिबेट अलग है। हम अंडरलाइंग रियलिटी देखेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी बनना एक स्टेप था, उस कैटेगरी के अंदर सबसे पीछे कौन है ये जानना दूसरा स्टेप है। और यही एक बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी आता है। अगर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अपलिफ्टमेंट है और रिप्रेजेंटेशन है, तो हम अपलिफ्टमेंट को मेजर कब करेंगे? एग्जाम के दिन, कॉलेज एडमिशन के दिन, गवर्नमेंट जॉब के दिन, या बचपन से? क्योंकि हो सकता है जब तक रिजर्वेशन का एक्चुअल बेनिफिट मिलने की एज आए, तब तक सबसे गरीब बच्चे रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब रिजर्वेशन को कुछ मिनट के लिए साइड में रखिए, एक क्लासरूम में चलते हैं। 2 बच्चे, दोनों सेम रिजर्व्ड कैटेगरी के, लेकिन उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है। पहले बच्चे के पेरेंट्स रिलेटिवली स्टेबल हैं, बेटर स्कूल, बुक्स, इंटरनेट, ट्यूशन, कैरियर गाइडेंस। पेरेंट्स को पता है कि फॉर्म कब निकलता है, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कॉलेज कैसे चूज करना है। अब दूसरा बच्चा उसी रिजर्व्ड कैटेगरी के, लेकिन फैमिली अभी भी गरीब है। पेरेंट्स की एजुकेशन लिमिटेड रही, हाउस होल्ड का इनकम अनस्टेबल रही, प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड करना मुश्किल रहा, लोकल स्कूल पर हैवी डिपेंडेंस रहा, यानी एलिमेंट्री स्कूल्स। अब मान लीजिए उस बच्चे का फाउंडेशन एजुकेशन वीक रह गया। क्लास 1 से 2, क्लास 2 से 3 क्लास प्रमोट होती गई, लेकिन पढ़ाई कमजोर रही, कॉन्सेप्ट वीक होती गई। फिर क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10 सिलेबस डिफिकल्ट होता गया, लेकिन फाउंडेशन वही कमजोर रहा। और फिर 20 साल की एज में सिस्टम उस बच्चे से कहता है तुम्हारे लिए रिजर्वेशन है। वो बच्चा हमसे एक सवाल पूछ सकता है, रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन मुझे कम्पीट करने लायक किसने बनाया? यही रिजर्वेशन डिबेट का एक ब्लाइंड स्पॉट है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल
अवेलेबल होना और अपॉर्चुनिटी यूज करने की कैपेबिलिटी होना सेम चीज नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन क्लास 5 का बिग फाउंडेशन रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं कर सकता। आप गवर्नमेंट एग्जाम में वैकेंसी रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन बचपन का लर्निंग गैप रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली फिल नहीं कर सकता। इसीलिए रिजर्वेशन को एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं समझा जा सकता है। रिजर्वेशन एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता भी बनाना पड़ेगा। और अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, अगर हम वो रास्ता बना भी दे तो क्या सबको जॉब मिल जाएगी? रेलवे का एक वैकेंसी निकलती है, उसमें एप्लीकेशंस गिरी 1,36,00,000 और वैकेंसीज कितनी आई? 35,000। अब एक सेकंड इस नंबर को फील कीजिए, 1,36,00,000 एप्लीकेशन और पोजीशंस कितनी? 35,000। अब रिजर्वेशन हटा दीजिए, वैकेंसीज कितनी? 35,000 ही रहे। रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अब परफेक्ट कर दीजिए, वैकेंसीज फिर भी कितनी? 35,000 ही रहे। एग्जाम को भी कम्प्लीटली फेयर कर दीजिए, फिर भी वैकेंसीज कितनी रहेगी? 35,000। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, प्रॉब्लम स्कार्सिटी का भी है। रिजर्वेशन स्कार्स अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन स्कार्स अपॉर्चुनिटी को अनलिमिटेड नहीं बना सकता। और यही रिजर्वेशन डिबेट एक और डायरेक्शन लेती है। अगर करोड़ यंग इंडियंस एक ही लिमिटेड फिनिश लाइन की तरफ भाग रही है, तो सिर्फ फिनिश लाइन के रूल्स बदलने से फिनिश लाइन बड़ी नहीं हो जाती। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए सीट किसको मिली, सवाल ये भी होना चाहिए नई अपॉर्चुनिटीज कितनी बन रही हैं। सरकारी नौकरियां इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी देती है, स्टेबल इनकम देती है, फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है। इस एस्पिरेशन का मजाक बनाना गलत होगा, लेकिन मास अपलिफ्टमेंट का मॉडल सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अपलिफ्टमेंट की जर्नी रिजर्वेशन से पहले शुरू होती है। एजुकेशन, फिर स्किल, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर इनकम। और अगर ये साइकिल नेक्स्ट जनरेशन को बेटर स्टार्टिंग पॉइंट दे तो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इसको एक सिंपल पाइपलाइन समझिए, रिप्रेजेंटेशन, कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनकम, मोबिलिटी। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करता है, लेकिन अगर कैपेबिलिटी वीक है तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिमिटेड हो सकता है। अगर स्किल्स है लेकिन मार्केट नहीं, तो स्किल्स इनकम में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर बिजनेस आइडिया है लेकिन कैपिटल नहीं, तो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कैपिटल है लेकिन कस्टमर नहीं, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए सर्टिफिकेट को आउटकम समझना डेंजरस है, ट्रेनिंग को आउटकम समझना डेंजरस है, लोन को आउटकम समझना डेंजरस है, और रिजर्वेशन को फाइनल आउटकम समझना डेंजरस है। फाइनल क्वेश्चन होना चाहिए, क्या इंसान की कैपेबिलिटी और इनकम एक्चुअली बढ़ी? अब पिक्चर सिंपल नहीं रही। रिजर्वेशन के हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन रियल था, अनटचेबिलिटी रियल थी, सोशल एक्सक्लूजन रियल था, रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम रियल था, और रिजर्वेशन ने रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने में रोल प्ले किया और कुछ फैमिलीज अपलिफ्ट हुई। कुछ जनरेशन ने बेटर अपॉर्चुनिटीज देखी। ये रिजर्वेशन की सक्सेस है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉड रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी डेप्रिवेशन इक्वल नहीं है। किसी फैमिली का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बेटर हो चुका है, किसी का अभी भी बहुत वीक है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट जॉब की स्कार्सिटी एक अलग रियलिटी है। इसलिए डिबेट को सिर्फ एक क्वेश्चन तक लिमिटेड कर देना, रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, शायद इनफ नहीं है। हमें 3 क्वेश्चन के साथ पूछने होंगे। रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़ा, सबसे डिप्राइव्ड तक बेनिफिट कितना पहुंचा, और इकोनॉमी ने नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कितने किए। क्योंकि अगर एक बच्चा क्लास 1 से ही रेस में पीछे है, तो सिर्फ फाइनल एग्जाम में उसकी लेन बदलने से प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होगी। रेस को स्टार्टिंग लाइन से देखना पड़ेगा। और अगर करोड़ लोग एक ही फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ फिनिश लाइन का रूल डिसाइड करना इनफ नहीं है, हमें नया ट्रैक भी बनाने होंगे। तो रिजर्वेशन की रियलिटी क्या है? शायद आंसर रिजर्वेशन सही है या रिजर्वेशन गलत है, इन दोनों में नहीं है। रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का एक टूल है, लेकिन अपलिफ्टमेंट का फाइनल गोल सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। फाइनल गोल है कैपेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनकम और इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इसलिए अगली बार अगर कोई नेता आपसे रिजर्वेशन की बात करे या रिप्रेजेंटेशन की बात करे, तो आप सुनिए, लेकिन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी पूछिए। मेरे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन कब मिलेगी, उसकी स्किल इनकम में कैसे बदलेगी, और करोड़ युवाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेंगी। क्योंकि किसी गरीब इंसान का फाइनल ड्रीम सिर्फ रिजर्वेशन नहीं होता, उसका ड्रीम होता है गरीबी से बाहर निकलना, अपने माँ बाप को संभालना, अपने बच्चों को बेटर लाइफ देना और इज्जत से अपने पैरों पर खड़ा होना। रिजर्वेशन सिर्फ एक टूल है, अपलिफ्टमेंट गोल है, और इन दोनों को सेम समझ लेना शायद पॉलिसी डिबेट की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है।